गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सामाजिक स्त्रीकरण के अर्थ की और उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताओं के बारे में। ये आपका टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है, जिसमें आज हम सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में जो असमानता है वो प्रारंभ से ही विद्यमान है। ऐसा कोई समाज हमें वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देता जहाँ पूर्ण रूप से समानता हो और स्त्रीकरण का अभाव हो। पूरी तरह से समानता एक केवल हम कोरी कल्पना कह सकते हैं। मानव समाज के इतिहास में ऐसी कोई स्थिति नहीं रही है जहां हमें पूर्ण समानता दिखाई देती हो। असमानता जो है वो सभी संस्कृतियों की विशेषता है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार और प्रकार दोनों में हमें अंतर देखने को मिलता है। कोई भी समाज हो, दो प्रकार का विभेदीकरण हम उसमें देख सकते हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। जैसे दो व्यक्तियों के बीच रंग रूप, नाक कान, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी लंबाई चौड़ाई, आयु और लिंग के आधार पर पाया जाने वाला जो अंतर है, ये अंतर व्यक्तिगत विभेदीकरण कहलाता है। जबकि कार्य, धर्म, संस्कृति, रुचि, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सत्ता और पद के आधार पर पाए जाने वाले अंतर को हम सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। ये तो बात हम कर रहे हैं विभेदीकरण की। जब सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता और निम्नता के भाव जुड़ जाते हैं तो वहां पर जन्म होता है किसका? सामाजिक स्त्रीकरण का। तो वह सामाजिक स्त्रीकरण को जन्म देता है। स्त्रीकरण के लिए प्राणिशास्त्रीय और सांस्कृतिक विशेषताएं उत्तरदायी हैं। मानव की सभ्यता और समाज के विकास के साथ साथ सामाजिक असमानता बढ़ती गई और समाज में उच्च और निम्न जो है स्तर विभाजित होते गए और समाज में व्याप्त उच्चता और निम्नता की स्थिति को ही हम सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो स्त्रीकरण समाज के समूहों और सदस्यों के विभिन्न स्तरों में बांटने की एक प्रक्रिया है। सामाजिक स्त्रीकरण समाज को उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। यानी कि इसमें हमें उच्चता और निम्नता का अंतर दिखाई देता है। स्त्रीकरण शब्द जो है वो समाज शास्त्र में कहाँ से लिया गया है? जियोलॉजी से, भूगर्भ शास्त्र से। भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी और चट्टानों को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। समाज में भी उसी प्रकार के अनेक सामाजिक परतें पाई जाती हैं। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति और पदों के आधार पर निम्न और उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। और प्रत्येक विभाजन एक परत के समान है। परत होती है, पहले एक परत, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो उसमें क्या होता है? इसमें उच्चता और निम्नता का एक क्रम बन जाता है। और ये सभी परतें जब उच्चता और निम्नता के क्रम में रखी जाती हैं तो वो सामाजिक स्त्रीकरण के नाम से जानी जाती हैं। इसमें इसकी विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी हैं। जैसे जिस वर्ड के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण क्या है? सामाजिक स्त्रीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है
जो आपस में श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों के द्वारा संबद्ध होते हैं। यानी कि समाज के उन स्थायी समूह या श्रेणियों में उनका विभाजन जो आपस में उच्चता और निम्नता का अंतर से वो जुड़े होते हैं। रेमंड बूरे के अनुसार स्त्रीकरण उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। इसी तरह से टॉलकट पार्सन्स कहते हैं कि किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन जो है वो स्त्रीकरण है। यानी कि समाज का जो उच्चता और निम्नता का एक क्रम जो पाया जाता है वो उस क्रम को उस उच्चता और निम्नता के अंतर को हम क्या कहते हैं? स्तरीकरण। आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूह को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है। यानी कि स्त्रीकरण क्या है? एक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह को जो थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, स्त्रीकरण के नाम से जानी जाती है। तो स्त्रीकरण के द्वारा क्या है? स्त्रीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च और निम्न समूहों में विभाजित एवं व्यवस्थित होता है और ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता कायम रखते हैं। अब इसमें प्रश्न उठता है कि सामाजिक स्त्रीकरण की क्यों आवश्यकता होती है? सामाजिक स्त्रीकरण समाज में, जैसा कि शुरू में बताया, कि आदिकाल से ही समाज में समानता पैदा करने और विभिन्नता को समाप्त करने के प्रयास किए गए। समाजवादी समाज की स्थापना उसकी इसी कल्पना पर निर्भर है, मानव की उसी कल्पना पर निर्भर है, किंतु मानव वास्तव में ऐसे समाज की स्थापना, मानव समाज की स्थापना ऐसी संभव नहीं हुई, क्योंकि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न उच्च और निम्न परिस्थितियों से होता है। समाज में कुछ ऊंचे पद भी होते हैं और कुछ नीचे पद भी होते हैं, और इन परिस्थितियों पर विभिन्न व्यक्तियों को बैठा करके उनसे कार्य भी कराना पड़ता है। और विभिन्न परिस्थितियों को जो धारण करने के लिए क्या होता है? अलग अलग योग्यताएं होती हैं, अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकताएं होती हैं, और पदों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरणा भी लोगों को देनी होती है। इसके लिए समाज में क्या होता है? उच्चता निम्नता पैदा हो जाती है, उसी को स्त्रीकरण का नाम दिया जाता है। स्त्रीकरण लोगों को पद प्राप्त करने और उनके अनुरूप भूमिका निभाने की प्रेरणा देता है। अब जो समाज में स्त्रीकरण पैदा होता है उसकी आवश्यकता किन कारणों से उत्पन्न हुई? उसमें पहला कारण तो ये है कि समाज की विभिन्न आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या होता है? विभिन्न पदों की रचना जरूरी होती है, और विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यता और क्षमता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर पद के लिए एक ही योग्यता के आधार पर व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। किसी पद के लिए अधिक प्रशिक्षण देना होता है तो किसी के लिए कम। कोई पद अधिक जिम्मेदारी वाला होता है तो कोई कम। पद और दायित्व के अनुसार ही समाज लोगों को कम या अधिक पुरस्कार प्रदान करता है। यहाँ पर पुरस्कार का मतलब है जैसा पद होगा वैसे उसके अधिकार होंगे, वैसी उसकी शक्तियां होंगी, वैसे ही उसको समाज में स्थान प्राप्त होगा। इस कारण समाज में भेदभाव और उच्चता और निम्नता का क्रम पैदा होता है, क्योंकि जो जिम्मेदारी वाले पद हैं उनके लिए अधिकार भी ज़्यादा होंगे, सुविधाएं भी ज़्यादा होंगी,
उनके लिए योग्यता भी ज़्यादा होगी। लेकिन जो कम जिम्मेदारी वाले पद हैं वहाँ पर अधिकार भी कम होंगे, जिम्मेदारी भी कम होगी और योग्यता भी कम होगी। तो इससे क्या होता है, समाज विभिन्न स्तरों में विभक्त हो जाता है। इस स्त्रीकरण को हम रोक नहीं सकते, इसे रोका नहीं जा सकता। जब यहाँ तक कि साम्यवादी देशों में भी पदों और दायित्वों की भिन्नता के अनुसार पुरस्कारों में भिन्नता हमें देखने को मिलती है और वहाँ पर भी सामाजिक स्त्रीकरण देखने को मिलता है। यानी कि पूर्ण समानता समाज के अंदर संभव नहीं है। और दूसरा कारण है कि प्रत्येक पद पर ऐसे आदमी बैठाने होते हैं जो अपने पद के उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निभा सकें, परिश्रम और लगन के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इसलिए ही समाज विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की व्यवस्था करता है और लोगों को उनकी योग्यता, बुद्धि और रुचि के अनुसार पद प्रदान करता है। यानी कि जिसकी योग्यता जैसी है, जैसी बुद्धि है, जैसी रुचि है, वैसे ही उसको पद प्राप्त होते हैं और उसके अनुसार ही उनको सुविधाएं, उनको जिम्मेदारियां, पुरस्कार, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार पदों का विभाजन और प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट पुरस्कार समाज का एक आवश्यक अंग है और इसे ही स्त्रीकरण कहते हैं। और समाज में, जब किसी समाज में विभिन्न पद होंगे, उससे संबंधित अधिकार और पुरस्कारों में असमानता हो, तो समाज में स्त्रीकरण पैदा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्त्रीकरण क्या है? लोगों को के द्वारा स्त्रीकरण के द्वारा समाज यह विश्वास दिलाता है कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्तियों को ही रखा जाएगा। इस प्रकार के व्यक्तियों में जो निहित योग्यता और बुद्धि की भिन्नता को समाज संस्थात्मक रूप दे देता है। अब हम इसकी बात करें कि सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं क्या है। सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताओं को ट्यूमिन ने इस प्रकार बताया है। जैसे पहला है, सामाजिक स्त्रीकरण की प्रकृति सामाजिक है। यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये पूरे समाज में व्याप्त है। समाज के सभी लोग समान मूल्यों और व्यवहारों के समान प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण को आयु, रंग, लिंग भेद के आधार पर ही नहीं, बल्कि समाज में व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों और भूमिकाओं के आधार पर भी समझा जा सकता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक नियमों को सीखता है, उसे बताया जाता है क्या सही है, क्या गलत है, और अचेतन रूप में स्त्रीकरण को स्वीकार करता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म है, शिक्षा है, विवाह है, परिवार, राजनीति, सभी में समाज में स्त्रीकरण ये उत्पन्न करती हैं। उसके अलावा सामाजिक स्त्रीकरण पुरातन है। यानी कि स्त्रीकरण समाज में प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। ऐसा नहीं कि ये आज ही पैदा हुआ है या अभी ही हमें देखने को मिलता है। प्राचीन समय में इसके आधार क्या थे? आयु थे, लिंग था, शारीरिक शक्ति थी, जन्म आदि जो थे प्रदत्त गुण थे। जैसे कि आप देखते हैं कि आदिकाल में जो स्त्रियां हैं वो घर का काम करती थी, जो पुरुष है वो शिकार पर जाते थे, और इस तरह से कार्य का विभाजन जो है वो लिंग के आधार पर, शारीरिक शक्ति के आधार पर हमें देखने को मिलता था। वर्तमान समय में अर्जित गुणों का, यानी कि अर्जित गुण कौन से होते हैं? जो व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है, इसका अधिक महत्व है। मार्क्स ने भी जैसे कहा है कि प्रत्येक युग में, प्रत्येक समाज में दो वर्ग रहे हैं। कौन कौन से? एक श्रमिक वर्ग और दूसरा पूंजीपति वर्ग। तो इस प्रकार से क्या है कि वर्ग जो है वो वर्ग स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में सदैव ही विद्यमान रहा है। यानी कि कोई भी समाज वर्ग मुक्त नहीं रहा, चाहे वो आदिकाल है, चाहे वो आधुनिक काल है।
उसके आधार चेंज हो सकते हैं, वो आधार बदल सकते हैं, लेकिन स्त्रीकरण किसी ना किसी रूप में दिखाई देता है। उसके अलावा सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। आदिकाल से लेकर आज तक कोई समाज ऐसा नहीं पाया जाता जहां स्त्रीकरण ना हो। इसके आधार और स्वरूप में अंतर हो सकता है, लेकिन स्त्रीकरण हमेशा विद्यमान रहा है या सामाजिक संरचना का ये एक महत्वपूर्ण या सार्वभौमिक तत्व हम इसको कह सकते हैं। उसके अलावा सामाजिक स्त्रीकरण के जो है विभिन्न स्वरूप हैं, यानी कि विश्व के सभी समाजों और सभी कालों में जो सामाजिक स्त्रीकरण है उसके स्वरूप एक से नहीं है, बल्कि देश और काल के अनुसार इनके अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में सामाजिक स्त्रीकरण का जो मुख्य आधार था वो क्या था, जैसे इसमें पहले ही बताया मैंने, सेक्स के आधार पर, आयु के आधार पर, शारीरिक शक्ति के आधार पर। भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्त्रीकरण पाया जाता है, तो यूरोप में वर्ग व्यवस्था और अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया गया है। मध्य युग में दास और स्वामी के स्त्रीकरण के दो प्रमुख स्वरूप रहे हैं। अफ्रीका और अमेरिका में प्रजाति का आधार रहा है। इस प्रकार सभी समाजों में स्त्रीकरण का प्रचलन किन्हीं सामान्य नियमों के द्वारा न होकर स्थान, परिस्थिति और संस्कृति के द्वारा प्रभावित रहा है। उसके अलावा अन्य विशेषता है इसकी सामाजिक स्त्रीकरण परिणामिक है, यानी कि समाज में स्त्रीकरण क्या करता है, असमानता उत्पन्न करता है, और इस असमानता को हम जीने के अवसर, वे ऑफ लाइफ या लाइफ स्टाइल में हम देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने के अवसर और शैली स्त्रीकरण के स्वरूपों के आधार पर अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति को कितनी शक्ति, संपत्ति और मानसिक संतोष प्राप्त होगा, ये समाज में उसके स्तर पर निर्भर करता है। विभिन्न स्तरों में मृत्यु दर, लंबी आयु, शारीरिक एवं मानसिक रोग, संतानों की संख्या, वैवाहिक संघर्ष, तलाक, पृथकता आदि की मात्रा में भिन्नता भी पाई जाती है। एक व्यक्ति किस प्रकार के मकान में रहेगा, किस प्रकार के पड़ोस में रहेगा, किस प्रकार के मनोरंजन के साधन को अपनाएगा, माता पिता के साथ उसके संबंध कैसे होंगे, किस प्रकार की शिक्षा और पुस्तकों का प्रयोग करेगा, यह उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का वे ऑफ लाइफ अलग अलग होता है, लाइफ स्टाइल अलग होता है, और वो उसके सामाजिक स्तर के आधार पर होता है। प्रत्येक स्तर के जीवन अवसर और शैली में हमें अंतर देखने को मिलता है, और इसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सामाजिक स्त्रीकरण परिणामिक है। किसी व्यक्ति की कितनी आय है, वो कैसी शिक्षा प्राप्त करेगा, कैसे मकान में होगा, ये सब कुछ उसकी सामाजिक स्त्रीकरण के या सामाजिक स्तर के आधार पर निर्भर करता है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।